नमस्कार। इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे प्राचीन संस्कृत के दार्शनिकों ने किसी भी क्रिया यानी एक्शन के काम करने के बिल्कुल बुनियादी तंत्र को विखंडित किया और उसे एकदम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा। भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, ये हमारे सोचने के तरीके का आईना है और आज की ये चर्चा हमें उसी आईने के पार ले जाएगी। अब व्याकरण का ये सवाल सुनने में भले ही आम सा लगे, क्या क्रिया का प्रत्यय सीधे कर्ता को व्यक्त करता है या कर्ता केवल क्रिया के द्वारा ही निहित होता है? लेकिन सच मानिए, ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक रहस्य है। ये एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से विद्वानों को सोचने पर मजबूर किया है। आखिर जब कोई वाक्य बोला जाता है तो हकीकत में वो काम कौन कर रहा है? क्या वो काम करने वाला शब्द के भीतर ही छिपा है या वो सिर्फ एक तार्किक आवश्यकता है? चलिए इस भाषाई रहस्य की शुरुआत करते हैं। इस विषय को समझने के लिए हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। पहले हम मूल अवधारणा यानी भावना को समझेंगे, फिर खोजेंगे कि आखिर कर्ता कहाँ है। उसके बाद खाना पकाने के बर्तन का एक दिलचस्प उदाहरण देखेंगे, फिर प्रत्यक्ष बनाम निहित अर्थ को जांचेंगे और अंत में अंतिम भाषाई निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो चलिए इस क्रमबद्ध विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, मूल अवधारणा भावना। आइए इस दार्शनिक बहस की सबसे मजबूत नींव को स्थापित करते हैं। प्राचीन व्याकरण में हर एक क्रिया के भीतर एक मूल उत्पादक ऊर्जा समाहित होती है जिसे भावना कहा जाता है। ध्यान रहे, यहाँ भावना का मतलब कोई इमोशन नहीं है, ये एक सचेत प्रयास है, एक प्रोडक्टिव एनर्जी है। जब भी कोई काम होता है तो उस काम को करने की जो मूल चेतना और ऊर्जा होती है, विद्वान उसी को भावना कहते हैं। सच कहें तो ये किसी भी क्रिया की आत्मा है। और जाहिर सी बात है, जब भी कोई सचेत प्रयास होगा तो उस प्रयास को करने वाला भी कोई ना कोई चाहिए ही। इस व्याकरणिक ढांचे में काम को करने वाले इसी सचेत प्राणी को कर्त्री या कर्ता कहा जाता है। तो हमारे पास दो मुख्य स्तंभ हो गए, भावना यानी कोशिश और कर्ता यानी उस कोशिश को करने वाला सचेत व्यक्ति। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। कर्ता कहाँ है? यहीं से वो असली बहस शुरू होती है कि आखिर हमें पता कैसे चलता है कि एक्शन कर कौन रहा है। यहाँ दो विरोधी विचारधाराएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ वाच्य का विचार है, जिसका तर्क है कि क्रिया का प्रत्यय यानी शब्द के अंत में लगने वाला हिस्सा सीधे कर्ता का नाम लेता है और उसे व्यक्त करता है। दूसरी ओर प्रस्तावक का अवाच्य या आक्षिप्त विचार है। इनका मानना है कि क्रिया का प्रत्यय कर्ता को सीधे तौर पर नहीं बताता, बल्कि वो केवल तार्किक आवश्यकता के माध्यम से कर्ता की ओर इशारा करता है, या कहें तो उसे निहित करता है। तो सबसे अहम सवाल ये है कि क्या सचेत प्रयास बिना किसी चेतन प्राणी के अपने आप हवा में हो सकता है? बिल्कुल नहीं। भावना बिना किसी चेतना के अस्तित्व में आ ही नहीं सकती। इसलिए अगर कोई क्रिया हो रही है तो लॉजिक यही कहता है कि कोई ना कोई उसे कर ही रहा होगा, भले ही शब्द साफ तौर पर उसका नाम न ले। इस भारी भरकम थ्योरी को जमीन पर लाने के लिए तीसरे हिस्से में हम एक बहुत ही मजेदार और जीवंत उदाहरण देखते हैं, खाना पकाने के बर्तन का उदाहरण। ग्रंथ में बताए गए इस विशिष्ट परिदृश्य को थोड़ा विजुलाइज करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में चावल, जिसे संस्कृत में तंडुल कहते हैं, रखे जाते हैं। फिर उसमें पानी डाला जाता है, बर्तन के नीचे आग जलाई जाती है और आखिर में चावल नरम होने की क्रिया से गुजरते हैं। ये तो हम सभी के घरों में होने वाला एक बेहद आम प्रोसेस है, सही बात है। लेकिन कमाल की बात यह है कि प्राचीन दार्शनिकों ने इस रोजमर्रा के काम में भी गहरा रहस्य ढूंढ लिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि भौतिक क्रिया यानी चावल का नरम होना आग और पानी जैसे कारकों की वजह से हो रही है। लेकिन क्या आग खाना पका रही है? नहीं। अगर रसोइया वहां से चला जाए तो वो सच्चा सचेत प्रयास, वो भावना वहीं गायब हो जाती है। इसलिए खाना पकाने की क्रिया अपने आप में ही एक सचेत रसोइये की जरूरत को लॉजिकली निहित करती है। भले ही आग अपना काम कर रही हो, पर चेतना सिर्फ रसोइये की ही होती है। चलिए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं, प्रत्यक्ष बनाम निहित अर्थ। देखते हैं कि यह उदाहरण व्याकरण के सख्त नियम कैसे बनाता है। इस पहेली में एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ता है, जिसे संख्या कहा जाता है। व्याकरण में संख्या का मतलब है वचन, जैसे एक वचन, द्विवचन या बहुवचन।
विद्वानों ने ये पहचाना कि जब कोई क्रिया बोली जाती है तो उसका प्रत्यय सीधे तौर पर ये बता देता है कि काम करने वाले कितने लोग हैं। ये इस पूरी बहस का एक टर्निंग पॉइंट है। इस बंटवारे को अगर हम ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। क्रिया का प्रत्यय दो चीजें सीधे तौर पर देता है, भावना यानी एक्शन और संख्या यानी वचन। इन दोनों को वाच्य कहा जाता है क्योंकि ये सीधे एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन कर्ता सीधे तौर पर शब्द में नहीं होता, वह आक्षिप्त यानी तार्किक रूप से निहित होता है। भाषा का ये विभाजन कितना सुंदर और व्यवस्थित है। इसे हम भाषाई दक्षता या लिंग्विस्टिक एफिशिएंसी के नियम के रूप में समझ सकते हैं। प्राचीन संस्कृत व्याकरण इस बात पर बहुत जोर देता है कि भाषा में कुछ भी फालतू या रिडंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर क्रिया का प्रत्यय पहले से ही कर्ताओं की संख्या बता रहा है तो उस प्रत्यय को कर्ता का नाम लेने की एक्स्ट्रा पावर देना भाषा का एक अनावश्यक दोहराव होगा। हमारी भाषा बहुत स्मार्ट होती है, वो एक ही बात को दो बार बताने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करती। और आखिर में आते हैं हमारे पांचवें और अंतिम हिस्से पर, अंतिम भाषाई निष्कर्ष। देखते हैं इस प्राचीन विवाद का फाइनल रेजोल्यूशन क्या निकला। इस पूरी बहस का अल्टीमेट निचोड़ ये है कि चूंकि प्रयत्न या सचेत प्रयास पूरी तरह से सिर्फ सचेत प्राणियों की ही प्रॉपर्टी है, इसलिए किसी भी एक्शन का जिक्र मात्र ही कर्ता के होने की एक मैथमेटिकल गारंटी दे देता है। कर्ता का नाम लेने के लिए किसी अलग प्रत्यक्ष शब्द की जरूरत ही नहीं है। क्रिया का होना ही इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि उसे करने वाला मौजूद है। अगर इस पूरे विश्लेषण को समेटा जाए तो प्राचीन विद्वानों ने ये महसूस किया कि भाषा कितनी खूबसूरती से किसी एक्शन की ऊर्जा को उस एक्शन को करने वाले की पहचान से अलग करती है। एक क्रिया प्रत्यय सिर्फ एक्शन और नंबर में सिमट जाता है। कर्ता को हमेशा अकाटे तर्क के जरिए पहचाना जाता है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि उस दौर में व्याकरण को कितने वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से समझा गया था। इस चर्चा को समाप्त करते हुए ये विश्लेषण हम सबको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारी भाषा क्रिया को कर्ता से इतनी सख्ती से अलग करती है तो क्या उस भाषा का ये यूनिवर्सल ग्रामर हमारी रियलिटी और जिम्मेदारी की समझ को भी आकार देता है? हमारे शब्दों की ये छिपी हुई संरचनाएं दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदलती हैं? ये सोचने का एक ऐसा विषय है जो सिर्फ व्याकरण तक सीमित नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व और दर्शन से भी जुड़ा है। इस विचारोत्तेजक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।